जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा नाम अजय कृष्ण वंशी और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई है, तो उसमें चरणबद्ध तरीके से क्रांति किस प्रकार से आगे बढ़ी है, कहाँ कहाँ पर क्रांति घटित हुई है और क्रांति कैसे आगे बढ़ी हुई है। इस वीडियो से पहले हमने राजस्थान की 1857 की क्रांति के संबंध में पृष्ठभूमि के बारे में जाना था और उस समय राजस्थान की स्थिति के बारे में भी जाना था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्रांति को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको नसीराबाद से। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है नसीराबाद सैनिक की छावनी से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां विद्यमान थी, जिनमें से जो पहली सैनिक छावनी अंग्रेजों ने स्थापित की थी वो थी नसीराबाद। और नसीराबाद पड़ता था दोस्तों अजमेर में, और अजमेर में ही एजीजी का हेड ऑफिस भी था। तो यहीं पर ही सर्वप्रथम क्रांति घटित होती है। सर्वप्रथम 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत की जाती है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने ही राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों की, इसके भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, और वो भी हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा, अच्छा ये जो शब्द लिखा हुआ है इन्फेंट्री, तो इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है। ये शब्द बहुत सारे प्रयोग में होता है, इसका अर्थ भी बहुत कम जगह बताया जाता है, तो मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है दोस्तों पैदल सेना, ऐसी सेना जो पैदल मार्च करती है उसे इन्फेंट्री कहा जाता है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ही 1857 की क्रांति जो राजस्थान में घटित होती है उसकी शुरुआत क्यों करती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है दोस्तों कि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये 4 दिन पहले ही अजमेर में आती है मेरठ से, और मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति प्रारंभ हो जाती है, और ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इस क्रांति के घटित होने के 4 दिन बाद में, यानी कि 14 या 15 मई के लगभग ये अजमेर आती है। तो अजमेर में जो एजीजी का हेड ऑफिस भी था, मुख्यालय था, और अंग्रेज अधिकारी भी काफी मात्रा में यहाँ पर थे। तो उनको इस बात की चिंता थी कि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि मेरठ से अभी 4 दिन पहले ही अजमेर आई है, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, हो सकता है ये मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई हो और यहाँ पर आते ही विद्रोह कर दे। तो इनको, अंग्रेज अधिकारियों को और एजीजी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर डाउट था कि ये विद्रोह की भावना लेकर आई है और विद्रोह कर सकती है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर का जो शस्त्रागार था वहां से हटाकर इन्होंने इस इन्फेंट्री को स्थापित कर दिया दोस्तों नसीराबाद में। नसीराबाद में इसको स्थापित कर दिया। अब नसीराबाद की बात बता दें आपको, तो नसीराबाद में ऑलरेडी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। इसके अलावा नसीराबाद में ऑलरेडी, नसीराबाद सैनिक छावनी में ऑलरेडी बंबई लांसर्स अंग्रेजी सत्ता के प्रति बहुत ही वफादार सैनिक टुकड़ी मानी जाती है। ये ऑलरेडी नसीराबाद सैनिक छावनियों में ये दोनों सैनिक टुकड़ियां मौजूद थी। अब एक और सैनिक टुकड़ी कौन सी आ गई यहाँ पर, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यह सोचा कि हम पर अंग्रेजों द्वारा अविश्वास किया जा रहा है, लॉयल्टी के बावजूद, यानी कि वफादारी के बावजूद हम पे भरोसा नहीं है, इस वजह से अजमेर शस्त्रागार से हमें नसीराबाद भेजा गया है। चलो ये एक चीज तो हो गई। दूसरी चीज क्या हुई? तो दूसरी चीज ये हुई दोस्तों कि इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर गश्त लगाई गई रात के समय। रात के समय इस पर गश्त लगाई गई। किसने गश्त लगाई? बम्बई लॉन्सर्स ने इस पर गश्त लगाई। बम्बई लॉन्सर्स ने ही क्यों लगाई? क्योंकि बम्बई लॉन्सर्स अंग्रेजी सत्ता के प्रति बहुत ही वफादार सैनिक टुकड़ी मानी जाती थी। तो इनसे जो इनमें असंतोष की भावना थी वो और ज्यादा प्रबल हुई, और ज्यादा प्रगाढ़ हुई कि हम पर बहुत ज्यादा अविश्वास किया जा रहा है। इसके अलावा तोपखाने जो थे, नसीराबाद सैनिक छावनी में जो तोपखाने थे, उन तोपखानों में बारूद भर दिया गया। तो इन्होंने सोचा कि इन तोपखानों में जो बारूद भरा गया है वो शायद उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए भरा गया है। और जो नसीराबाद सैनिक छावनी है दोस्तों, उस समय वहां पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई थी अंग्रेज अधिकारियों की, बम्बई लॉन्सर्स की। तो ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसमें बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो गया था कि हम पर लॉयल्टी के बावजूद हम पर अविश्वास किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हमें प्रत्येक जहां पर भी क्रांति हुई है, जिस भी जगह पर क्रांति हुई है, उस जगह जिसने भी नेतृत्व प्रदान किया है क्रांति को, उसका नाम हमें अवश्य याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो नसीराबाद में जो क्रांति घटित हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बख्तावर सिंह द्वारा उसका नेतृत्व प्रदान किया गया। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में सैनिक विद्रोह कर दिया। सैनिक विद्रोह किया तो खून खराबा हुआ, शस्त्रागार लूटे गए, तोपखानों पर कब्जा कर लिया गया। प्लस यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, स्पॉटिश वुड, ये नाम भी अपने को ध्यान में होना चाहिए, स्पॉटिश वुड तथा न्यूबरी की हत्या कर दी गई। इन दो अंग्रेजी अधिकारियों की नसीराबाद सैनिक छावनी में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा हत्या कर दी गई। तो उससे क्या हुआ? नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी उसमें भय का माहौल पैदा हो गया अंग्रेज अधिकारियों के बीच में। तो इनमें अफरा तफरी मच गई और यहाँ से भागने लगे और ये यहाँ से भागकर कहाँ पर चले गए? ब्यावर चले गए। जो सैनिक थे, अंग्रेज जो अधिकारी थे, वो यहाँ से भागकर कहाँ चले गए? नसीराबाद से भागकर ब्यावर चले गए। और ब्यावर भी हालांकि अजमेर में पड़ता है, लेकिन ये इनको थोड़ा सुरक्षित लगा तो यहाँ पर चले गए। और ब्यावर में भी एक सैनिक छावनी है और वहां पर मेर रेजिमेंट कार्य करती है, और मेर रेजिमेंट जो है वो अंग्रेजों के प्रति वफादार मानी जाती है। तो ये ब्यावर चले गए। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? इन्होंने यहाँ पर तोपखानों वगैरह पर अधिकार कर लिए, शस्त्रागार ढूंढ लिए, इसके अलावा और भी अफरा तफरी मचाई। प्लस ये यहाँ से निकल गए दिल्ली। सभी क्रांतिकारियों का एकमात्र लक्ष्य था दिल्ली जाना। तो ये सभी क्रांतिकारी यहाँ पर लूट पाट मचाकर, अफरा तफरी मचाकर, अव्यवस्था फैलाकर, छावनी को लूटकर दिल्ली चले गए। कब गए? 18 जून 1857 ये दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली में वहां पर अंग्रेजी पलटन, जो कि दिल्ली पर घेरा बनाए हुए थी, रक्षा कर रही थी दिल्ली की, उस अंग्रेजी पलटन पर ये धावा बोल देते हैं। और उस अंग्रेजी पलटन को इनके हाथों शिकस्त देखनी पड़ती, हार देखनी पड़ती, वो वहां से पराजित होकर भाग जाते हैं अंग्रेजी पलटन। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, उस समय नसीराबाद सैनिक छावनी में एक अंग्रेजी अधिकारी था, वो प्रभारी भी था छावनी का, और उसका नाम है दोस्तों आईटी प्रिचार्ड। इस आईटी प्रिचार्ड ने एक किताब लिखी है दोस्तों, उसका नाम है म्यूटिनी इन राजपुताना। म्यूटिनी इन राजपुताना। बहुत सारी बार ये प्रश्न भी आता है
कि राजस्थान में या फिर राजपूताना में जो 1857 की क्रांति घटित हुई है, तो उसका आंखों देखा हाल किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो आईटी प्रिचार्ड कौन सी पुस्तक में लिखा है? तो म्यूटिनी इन राजपूताना। म्यूटिनी का अर्थ क्या होता है? तो म्यूटिनी का अर्थ होता है दोस्तों बगावत या फिर विद्रोह। बगावत या फिर विद्रोह म्यूटिनी का अर्थ होता है। ये सारा घटनाक्रम दोस्तों है नसीराबाद सैनिक छावनी का, जो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का उद्गम बिंदु था। यहाँ से क्रांति स्टार्ट होती है। अब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे धीरे धीरे कि क्रांति कैसे आगे बढ़ती है। संपूर्ण राजपूताना में लगभग क्रांति घटित होती है और कैसे वो आगे बढ़ती है, इस चीज को भी हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। आप बस धैर्य बनाकर रखें, वीडियो को देखते रहे। मेरे द्वारा जो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है ये बहुत ही ऑथेंटिक किताबों से हैं, आप इन पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। और राजस्थान की वैकेंसी हमको धैर्य करना जरूर सिखा देती है, तो धैर्य के साथ आप वीडियो के साथ बने रहे। सभी राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो जानकारियां मैं आपके साथ साझा करूंगा वो ऑथेंटिक किताबों से ली गई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और जिसमें लगभग सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और मेरा दावा है आपसे कि जब 1857 की क्रांति की ये सभी वीडियो अगर आप देख लोगे तो मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, कोई से भी लेवल का एग्जाम हो। तो धैर्य के साथ बस बने रहे। अब दूसरी बार हम बात करते हैं और कहां पर क्रांति घटित हुई। इसके बाद में दोस्तों क्रांति घटित होती है भरतपुर में। भरतपुर में कब घटित होती है भरतपुर में क्रांति? तो भरतपुर में क्रांति घटित होती है दोस्तों 31 मई 1857 को। किसके द्वारा घटित होती है? तो जनता के द्वारा होती है। कौन सी जनता के द्वारा होती है? गुर्जर प्लस मेव जाति के लोगों द्वारा भरतपुर में आक्रोश पैदा किया जाता है, आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। और आंदोलन आक्रोश इतना गंभीर हो जाता है कि ये गुर्जर और मेव जाति के लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं और भरतपुर राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। भरतपुर राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। अच्छा, एक चीज और हमें समझनी है, जब हमने पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पढ़ा था तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों मॉरिसन। और भरतपुर का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन था? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये उस समय शासक था। क्रांतिकारियों द्वारा भरतपुर राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन शीघ्र ही मॉरिसन द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है और भरतपुर राज्य से क्रांतिकारियों को खदेड़ दिया जाता है। तो ये क्रांति ज्यादा लंबी नहीं चली भरतपुर में, लेकिन हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। 28 मई हमने पढ़ा, अब हम 31 मई। इसके बाद में दोस्तों आता है नीमच, और नीमच में क्रांति घटित होती है 3 जून 1857 को। उसको भी थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीमच ये क्या है दोस्तों? ये है क्रांति के केंद्र। जैसे नसीराबाद क्रांति का केंद्र रहा, क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं ना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन से क्रांति के केंद्र रहे। अब ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहां कहां पर क्रांति घटित हुई है। नीमच के बारे में बात कर लेते हैं। नीमच में दोस्तों क्रांति घटित हुई थी 3 जून 1857। किसके नेतृत्व में घटित हुई थी? ये हमेशा अपने को याद रखना ही है कि किसके नेतृत्व में घटित हुई थी। तो नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह, के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया इस क्रांति को। अच्छा, एक और चीज अपने को यहाँ पर डिस्कस करने की है, जो नीमच है दोस्तों, इस नीमच में कौन सी सैनिक टुकड़ी मौजूद थी? तो इसमें मौजूद थी कोटा कंटिजमेंट।
ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पिछले वाले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर कोटा कंटीजमेंट सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी। कोटा कंटीजमेंट सैनिक टुकड़ी को जब भनक मिलती है कि नसीराबाद, भरतपुर जैसे इलाकों में सैनिक विद्रोह या फिर क्रांति घटित हो रही है, तो ये भी उस क्रांति से अछूते नहीं रहते हैं और यहाँ पर भी क्रांति घटित हो जाती है। कोटा कंटीनमेंट के जो सैनिक हैं उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, और यहाँ पर क्रांति दोस्तों स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है क्रांति के दौरान, पहले एक और बात कर लेते हैं। क्रांति के दौरान जो यहाँ पर एक अधिकारी था एबोट, और एबोट था इस नीमच सैनिक छावनी का प्रभारी, इंचार्ज। क्या घटना घटित होती है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, सार्जेंट। इस अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट की पत्नी यानी कि वाइफ और बच्चों की क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। अफरा तफरी मच जाती है नीमच छावनी में, भगदड़ मच जाती है अंग्रेज अधिकारियों के बीच में, अंग्रेजी परिवारों के बीच में। तो ये यहाँ से पलायन शुरू कर देते हैं, यहाँ से भागना प्रारंभ कर देते हैं। और ये यहाँ से भागते भागते दोस्तों अंग्रेज भागते भागते पहुंच जाते हैं दोस्तों मेवाड़। कौन भाग रही है? अंग्रेज यहाँ से भागते भागते पहुंच जाते हैं दोस्तों मेवाड़। और मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 40 अंग्रेज लोग थे या फिर 40 अंग्रेज परिवार थे, ऐसा अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है। ये 40 अंग्रेज मेवाड़ पहुंच जाते हैं और मेवाड़ का जो महाराणा है स्वरूप सिंह इनको संरक्षण प्रदान करता है। कैसे करता है? इनको ठहरने की जगह देता है, भोजन पानी की व्यवस्था करता है और इनकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। कहाँ पर ठहराता है? हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। पिछोला झील देखी होगी दोस्तों आपने उदयपुर में, अगर पिछोला झील देखी है तो वहां पर आपने जग मंदिर भी देखा होगा। पानी के बीच में जो एक मंदिर बना हुआ है उसे जग मंदिर कहा जाता है। पिछोला झील के जग मंदिर में इन अंग्रेजी अधिकारियों को वो ठहरा देता है, इनके भोजन पानी वगैरह सुरक्षा की सभी चीजों की ध्यान रखता है। प्रश्न ये भी आता है कि राजस्थान में सन 1857 की क्रांति के दौरान किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता की? और उस शासक का नाम है दोस्तों मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह। एक चीज और बता देता हूँ, मेवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उस समय मेवाड़ का, शायद इधर नहीं दिखेगा तो मैं इधर लिख देता हूँ, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट उस समय था सावर्स। ये भी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है इसके बाद में? ये जो नीमच में क्रांति घटित हुई है, इनकी हत्या कर दी गई, ये भाग रहे हैं। उसके बाद में जब छावनी को लूट लिया गया, शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया गया, शस्त्र लूट लिए गए, पैसे लूट लिए गए, सरकारी बंगले लूट लिए गए, तो उसके बाद में ये क्रांतिकारी यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से निकलकर कहाँ जाते हैं? इनका अंतिम लक्ष्य वही रहेगा दिल्ली। राजस्थान में जितने भी स्थानों पर क्रांति घटित हुई है उनका अंतिम लक्ष्य दिल्ली जाना है। अब मैं क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो क्रांतिकारी नीमच छावनी के क्रांतिकारी ये यहां से निकले, कहां से निकले? नीमच से निकले। अभी कहां पे है? नीमच। और ये पहुंचे दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा का जो शासक है उन्होंने इनका जोरदार स्वागत किया, इनको रसद सामग्री यानी कि खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाई, इनको ठहरने की जगह दी, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं शाहपुरा के शासक के द्वारा की गई। उसके बाद में दोस्तों ये पहुंचे निम्बाहेड़ा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये पहुंचे देवली। देवली एक जगह है टोंक में। और उसके बाद में पहुंचे टोंक। और उसके बाद में ये पहुंचे आगरा। और अंत में ये पहुंच गए दिल्ली। ठीक है। क्रांतिकारी नीमच से निकले, शाहपुरा में गए, शाहपुरा के शासक द्वारा इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। निम्बाहेड़ा पहुंचे, वहां की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से क्रांतिकारियों का स्वागत किया, फूल मालाएं बरसाई इनके ऊपर और इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया।
देवली, टोंक, आगरा, जहां जहां भी गए क्रांतिकारी वहां उनका बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी हुई, बहुत अच्छा स्वागत हुआ। प्लस जो जन सामान्य था वो भी इन क्रांतिकारियों के साथ जुड़ता चला गया, तो ये भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे। ये नीमच की क्रांति के बारे में है दोस्तों। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जब नीमच की छावनी तहस नहस हो गई थी, नष्ट हो गई थी, तो क्या ये ऐसी रही? ऐसी ये नहीं रही। हुआ क्या दोस्तों कि 8 जून 1857 को सावर्स कौन है? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, ये निकला मेवाड़ से और इसने मेवाड़ की सेना ले ली, यानी कि मेवाड़ की जो राजकीय सेना है वो इसने ले ली। तो मेवाड़ की सेना ले ली दोस्तों इसने, प्लस इसने कोटाई की सेना ले ली, ठीक है, प्लस इसने बूंदी की सेना ले ली। मेवाड़, कोटा, बूंदी की सेना लेकर ये निकला और इसने नीमच पर धावा बोल दिया। क्रांतिकारी जितने बचे हुए थे वहां पर उनको खदेड़ा गया और नीमच पर वापस अधिकार कर लिया गया। ये नीमच के बारे में मैंने आपसे विचार विमर्श किया, विचार साझा किए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप मोटिवेशन की बातें नहीं करते हो, तो मेरा दोस्तों ये मानना है कि मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। सर्वाधिक मोटिवेट आप होते हो अपनी परिस्थितियों से। आप किस स्थिति में रह रहे हो आपको पता है, आपके घर वालों की स्थिति भी आपको पता है, तो मैं आपको मोटिवेट कम से कम नहीं कर सकता या फिर इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वयं से मोटिवेट नहीं होता, उसमें कुछ कर गुजरने की जब तक क्षमता पैदा नहीं होती कि हाँ मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे कुछ करके जाना है, तब वो मोटिवेट होता है। तब वो मोटिवेट नहीं होता बल्कि तब वो इंस्पायर होता है अंदर से, और वो तब कुछ बड़ा कर जाता है। तो आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपको इंस्पायर होना है, अंदर से मोटिवेट होना है, इसका मतलब। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चौथी जगह की, जहां पर राजस्थान में 1857 की क्रांति घटित हुई है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आवा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आवा पड़ता है दोस्तों पाली में, और ये आवा एक ठिकाना था उस समय। क्या था ये? ठिकाना। और ये ठिकाना आता था जोधपुर रियासत में। जोधपुर रियासत में ये ठिकाना आता था। ठिकाना है तो ठिकानेदार भी होगा। ठिकानेदार कौन था इसका? बहुत सारे लोगों को जानकारी है भी सही कि इसका जो ठिकानेदार था दोस्तों वो था ठाकुर कुशाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। नाम याद रखना है अपने को कि आवा एक ठिकाना है पाली में, और पाली जोधपुर रियासत का ही भाग था। और इस ठिकाने का जो ठिकानेदार था वो था ठाकुर कुशाल सिंह। क्या था? ये सामंत था, ठिकानेदार था जोधपुर रियासत का ही। ये बहुत ज्यादा नाराज था। किससे नाराज था ये? अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, सामंती प्रथा को लगभग रसातल पे पहुंचा दिया। सामंतों की जो शक्ति सामर्थ्य है उनको कम करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो सामंत वर्ग तो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नाराज था इसी। इसके अलावा ठाकुर कुशाल सिंह का ये मानना है कि हमारी जो ऐसी स्थितियां हुई है, हमारी क्या राजस्थान में लगभग सभी सामंत हुई, उसका कारण, मूलभूत कारण अंग्रेज हैं। तो ये अंग्रेजों से भी बहुत ज्यादा खपा था। तो इसका जो रोष है वो दोनों के लिए था। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में क्रांति घटित हुई है। हमेशा अपने को नेतृत्व जरूर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि आवा पाली में जो क्रांति घटित हुई थी 1857 की, उसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था, वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में ये क्रांति घटित हुई थी। अब इसकी बात करते हैं हम कैसे हुई थी। होता क्या है दोस्तों, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ और मैं जो बात बता रहा हूँ आपको उस पर थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करो। आप वापिस हम यहीं पे आ जाएंगे 2 मिनट के बाद में। वो क्या था दोस्तों, 21 अगस्त की बात है। 21 अगस्त 1857 की बात है। इस दिन जोधपुर लीजियन का जिक्र पिछले वाले वीडियो में भी हो चुका है।
जोधपुर लीजियन क्या है, एक सैनिक टुकड़ी जो कि जोधपुर रियासत में स्थित थी। अच्छा, ये जो जोधपुर लीजियन है इसके सैनिकों को बहुत सारी जगह लिखा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इसके सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था, पूर्वीय सैनिक। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन जो सैनिक टुकड़ी है, ये सैनिक टुकड़ी बेसिकली कहां पर थी, एरिनपुरा में। इसका जो इस सैनिक टुकड़ी का जो ठिकाना था, इसकी जो छावनी थी वो छावनी तो एरिनपुरा थी, लेकिन हम सभी को पता है कि जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है उसका ग्रीष्मकालीन अवकाश माउंट आबू में होता है। तो ये जो एरिनपुरा छावनी की जोधपुर लीजियन बटालियन है, ये जो सैनिक टुकड़ी है, इसके कुछ सैनिक वहां पर भी थे माउंट आबू में। और जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने माउंट आबू में जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया, उपद्रव मचा दिया। क्या किया, वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर आक्रमण कर दिया, प्लस सरकारी बंगलों को तहस नहस किया, सरकारी धन लूटा गया, सरकारी बंगलों में से जो पैसा मिला इनको वो लूटा गया। और वहीं से इन्होंने नारा लगाया, चलो दिल्ली। कहाँ चलना है, दिल्ली। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा लगाते हुए ये माउंट आबू से निकलते हैं दोस्तों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कौन से स्थान से संबंधित है? एरिनपुरा सैनिक छावनी से संबंधित है, जोधपुर लीजियन से संबंधित है, जोधपुर रियासत से संबंधित है, आवा ठिकाने से संबंधित है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये 21 अगस्त को माउंट आबू में कर देते हैं उपद्रव, दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तो ये रवाना होते होते एरिनपुरा पहुंचते हैं। जोधपुर लीजियन के सैनिक कहां पर पहुंचते हैं, ये एरिनपुरा पहुंचते हैं ये। और एरिनपुरा पहुंचते हैं दोस्तों, ये एरिनपुरा पहुंचते हैं ये 23 अगस्त 1857 को। और यहाँ पर ये एरिनपुरा छावनी को तहस नहस कर देते हैं। वही लूटपाट, शस्त्रागारों पर कब्जा, सारी चीजें जो ऊपर घटित हुई है नीमच वगैरह में, नसीराबाद में, वो सब चीजें एरिनपुरा में भी देखने को मिलती है। अभी 23 अगस्त को छावनी को लूटने के बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन इनकी भेंट हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो मारवाड़ क्षेत्र में क्रांति का प्रतिनिधित्व करेगा, नेतृत्व प्रदान करेगा। खेरवा नामक स्थान है दोस्तों, पाली में खेरवा स्थान। इस खेरवा नामक स्थान पर जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिकों की मुलाकात होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। किससे होती है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। हमने पहले पढ़ा है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वैसे ही नाराज जोधपुर शासक से, अंग्रेजों से। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने इन क्रांतिकारियों को बोला, जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारियों को बोला कि मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको नेतृत्व प्रदान करने के लिए तैयार हूं। तो इन्होंने भी हाँ भर दी, ठीक है भाई, हमें अब नेतृत्व कर्ता भी मिल गया। तो फिर इसने बोला कि हम नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन आपकी जो संख्या है वो भी कम है और मेरे पास भी सैनिक कम है। तो फिर ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया, मारवाड़ प्लस मेवाड़ के बहुत सारे जो सामंत वर्ग था उनका आह्वान किया और उनको सैनिक टुकड़ियां भेजने के लिए बोला। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के आह्वान पर मारवाड़ तथा मेवाड़ के बहुत सारे शासकों ने अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी, जैसे अशोक ठिकाने के शिवनाथ सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। कहां पर भेज रहे हैं ये, आहुआ में भेज रहे हैं। आलनियावास इस ठिकाने के ठिकानेदार अजीत सिंह ने भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास आहुआ में सैनिक टुकड़ी भेजी। प्लस गुलर ठिकाने के जो ठाकुर थे बिशन सिंह, उन्होंने भी अपनी सैनिक टुकड़ी ठाकुर कुशाल सिंह के रक्षार्थ या सहायतार्थ भेजी।
1857 की क्रांति के दौरान। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है, जैसे सलमगुर के केसरी सिंह है, उन्होंने भी भेजी। इसके अलावा मेवाड़ तथा मारवाड़ के अनेक सामंतों द्वारा सैनिक टुकड़ियां ठाकुर खुशहाल सिंह के लिए भेजी गई, और ये भेजना सौभाग्य भी था। क्यों? क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि 1857 की क्रांति क्यों घटित हुई, तो उसमें हमने बहुत सारे कारण बताए कि शासक वर्ग नाराज था, जन सामान्य की स्थिति खराब थी, लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण माना जाता है सामंत वर्ग की नाराजगी। और सामंत वर्ग की जो नाराजगी थी वो थी आग, और उस आग में घी डाल दिया किसने? चर्बी वाले कारतूसों ने। तो चर्बी वाले कारतूस इनको एक और बहाना मिल गए क्रांति और विप्लव को बड़ा करने का। तो लगभग सभी सामंत एकजुट थे क्रांति के दौरान, लेकिन शासक वर्ग नहीं था। शासक वर्ग भी प्रारंभ में तो क्रांति के पक्ष में था कि भाई क्रांति घटित हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में तो खिराज वसूल रहे हैं और काफी हद तक परेशान कर रहे हैं, उत्तराधिकार के मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रशासन में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जो राजपूताना की शासक वर्ग था प्रारंभ में तो वो भी क्रांति का ही समर्थक था, लेकिन जैसे जैसे क्रांति घटित हो रही थी तो उनको ऐसा लगने लगा कि ठीक है, ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को तो यहाँ से हटा देंगे, भगा देंगे, लेकिन उसके बाद में शासन कौन करेगा? शासन आ जाएगा दोस्तों क्रांतिकारियों के हाथ में, तो वो तो अपने शासन से हाथ धो बैठेंगे, तो उनको क्या फायदा? तो वो ये चाहने लगे उसके बाद में कि हम ब्रिटिश को ही सही तरह पहुंचाते हैं, तो उससे उनको ये फायदा रहेगा कि कम से कम वो अपनी रियासत में शासक बने रहेंगे, कुछ शर्तों के साथ सही, लेकिन शासक बने रहेंगे। तो क्रांति जैसे जैसे धीरे धीरे आगे घटित हुई, तो जो शासक वर्ग था, हालांकि वो ब्रिटिश सरकार से और ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज था, बावजूद इसके उन्होंने क्रांति में किसी भी क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया, और यही विफलता का कारण भी बड़ा कारण माना जाता है ये विफलता का। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा हम विस्तार से इस वजह से देख रहे हैं ताकि बहुत सारे जो टॉपिक रहते हैं अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कवर हो जाए, आपको दूसरी चीजें देखने की जरूरत ना पड़े। और इनका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक किताबें जैसे एनसीईआरटी वगैरह, तो आप बस बने रहे बस वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट जानकारियां साझा की जा रही है आपके साथ। अशोक आलनियास, गुलर, सलुम्बर, कोठारिया और भी बहुत सारे जो सामंत वर्ग था, ठिकानेदार थे, उनकी सेना ठाकुर खुशहाल सिंह को नेतृत्व की सहायता के लिए आगवा पहुंच गई। अब हुआ क्या, जब ये सूचना जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह तक पहुंची। अच्छा, इस समय जोधपुर का जो महाराजा था दोस्तों वो कौन था? तख्त सिंह, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, वो था दोस्तों मैक मोशन। कौन सा मोशन? मैक मोशन। कई जगह पर मोक मेसन भी लिखा हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी में मोक मेसन लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक की घटना अगर आपको समझ में आई तो हम आगे बात करते हैं। हुआ यूं कि 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी की सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन ने माउंट आबू में उपद्रव मचा दिया। वहां से नारा लगाया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्बिया सैनिक भी कहा जाता था। यहाँ ये 21 अगस्त को ये नारा लगाते हुए 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा पहुंचे। यहाँ पर भी इन्होंने लूटमार, तोड़फोड़ वगैरह सब कुछ की। उसके बाद में ये दिल्ली के लिए जैसे प्रस्थान कर रहे थे तो खेरवा नामक स्थान पर ये ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत से मिले, और ठाकुर खुशहाल सिंह ने आगे इस क्रांति का नेतृत्व किया। आगे इस क्रांति को हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि क्रांति के दौरान आखिरकार ऐसा क्या घटित हुआ था। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं अभी आने वाले समय में, तो आप तैयारी करते रहे बस, क्योंकि जैसे अभी कुछ बच्चे नाराज भी हैं कि भाई रीट वगैरह में ये क्या हुआ, लेकिन आपको कृष्ण की एक बात याद रखनी है कि आपका केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते। इस वजह से अपने को बस काम पर फोकस करना है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, समय थोड़ा जरूर लग सकता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो केवल काम करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी अपने हाथ में नहीं है। तो
इस वजह से केवल अपने काम को, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, नॉलेज को एक्सपेंडिचर करते रहिए, उसके बाद में एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। एग्जाम क्लियर करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, एग्जाम क्लियर करना एक रेसिपी है। एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको वो रेसिपी पता चल जाएगी, फिर आप दुनिया का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाओगे। तो वो एक छोटी सी रेसिपी है बस, और उस रेसिपी के लिए आपको बस नॉलेज इकट्ठा करना है, ध्यान से चीज़ों को कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। दो चीज़ें होती है पढ़ने की, एक तो एग्जाम सेंट्रिक और एक नॉलेज सेंट्रिक। तो एग्जाम सेंट्रिक में तो बच्चा बहुत ज़्यादा कम चीज़ें पढ़ता है, ये पढ़ लिया वहाँ ये हो गया, फिर वहाँ पर उसको समस्या आ जाती है। लेकिन जो नॉलेज सेंट्रिक होता है वो लंबे समय का खिलाड़ी होता है, वो जो स्टूडेंट होता है नॉलेज सेंट्रिक होकर पढ़ता है वो लंबे समय की पारी खेलता है, क्योंकि उसको लंबे समय तक उन चीज़ों का फायदा मिलता रहता है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर दिया था। अब होता क्या है, जब ये सूचना जोधपुर रियासत के शासक तख्त सिंह को मिलती है, तो तख्त सिंह क्या करता है, सिंघवी महाराज कुशल राज, सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व करता है सिंघवी कुशल राज। ये जोधपुर की सेना आ रही है दोस्तों क्रांति को दबाने के लिए, कहां पर, आहुआ में। सिंघवी कुशल राज प्लस अनाड़ सिंह था दोस्तों किलेदार। कुछ जगह पर अनार सिंह को अनाड़ सिंह भी लिखा हुआ है, तो ठीक है, दोनों नाम याद रखने हैं अपने को। प्लस एक और नाम है इसमें हितकोट। सिंघवी कुशल राज, अनाड़ सिंह किलेदार और हितकोट के नेतृत्व में जोधपुर रियासत की एक सेना आती है क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए। कब आती है ये आती है दोस्तों 8 सितंबर 1857 को। कहां पर आती है ये आती है दोस्तों बिथोड़ा नामक स्थान पर, और ये जो बिथोड़ा स्थान है ये है पाली में। दूसरी तरफ कौन है, ठाकुर खुशहाल सिंह है, लिखने की तो जरूरत नहीं है। और उसकी सेना है जिसमें अलग अलग सामंतों की सेनाएं हैं, क्रांतिकारी हैं जोधपुर लीजियन के। जोधपुर रियासत की सेना और ठाकुर खुशहाल सिंह की नेतृत्व वाली सेना के बीच में भीषण युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पाली में। और इस युद्ध में निर्णायक तौर पर ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना की जीत होती है और अनार सिंह मारा जाता है। यह प्रथम प्रयास था आहुआ में क्रांति को दबाने के लिए। इसके बाद में भी प्रयास हुए क्या, इसके बाद में भी प्रयास हुए हैं दोस्तों आहुआ में क्रांति को दबाने के लिए। जब तख्त सिंह फेल हो गए तो जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था वो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो राजपुताना एजेंसी थी और उसका हेड ऑफिस अजमेर में था, तो उसका जो हेड होता था उसे कहा जाता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी प्लस पॉलिटिकल एजेंट कौन है जोधपुर का, वही मोक मेसन प्लस सेना। अब इस सेना में कुछ ब्रिटिशर्स भी थे और कुछ जोधपुर के भी सैनिक इसमें थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में तथा पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के नेतृत्व में एक सेना आती है। इस बार आती है दोस्तों ये 18 सितंबर 1857 को। कहां पर आती है ये इंपॉर्टेंट है, चेलावास में। ये आती है दोस्तों चेलावास स्थान में। चेलावास कहां पर है, चेलावास पाली में है।
इधर कौन है हुई ठाकुर कुशाल सिंह प्लस उसके जो जोधपुर लीजियन प्लस दूसरी जो सामंतों की सैनिक टुकड़ियां हैं वो सभी, भयंकर युद्ध होता है। अच्छा, ये सभी गोरे और इधर जो ठाकुर कुशाल सिंह की नेतृत्व वाली सेना के लोग हैं वो सभी भारतीय यानी कि काले। तो इस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बहुत सारी बार, सन 1857 की क्रांति के दौरान या फिर इन जनरल कौन से युद्ध को काले गोरों या फिर गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है? तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास पाली में हुए युद्ध, जो कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना तथा ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के मध्य हुआ था, उसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भी निर्णायक तौर पर ठाकुर कुशाल सिंह की जीत होती है, क्रांतिकारियों की इसमें जीत होती है, इनकी जीत होती है दोस्तों सेकंड युद्ध में भी। पहला बिथोड़ा, दूसरा चेलावास। और क्या होता है, मोक मेसन मारा जाता है, इसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है क्रांतिकारियों द्वारा, और इसका जो सर है वो ले जाया जाता है यहाँ से। इसका सर जब धड़ से अलग हो गया तो ये भाग जाएंगे भय के मारे, और सेना भी बाकी भाग जाएंगी। इसके सर को क्रांतिकारी ले गए, कहाँ ले गए, आउवा में ले गए। एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, मारवाड़ रियासत में या फिर मारवाड़ में या फिर जोधपुर रियासत में क्रांति का केंद्र कौन था? तो मारवाड़ या फिर जोधपुर रियासत में क्रांति का केंद्र था आउवा, जो कि पाली में पड़ता था और वो जोधपुर रियासत का ही भाग था। ठीक है, मोक मेसन के सर को ले जाया जाता है आवा के किले में, और आवा के किले के जो आगे का गेट होता है वहां पर इसके सर को टांग दिया जाता है, जिसके कारण एक भय पैदा हो अंग्रेज लोगों में, और ब्रिटिश को समर्थन करते हैं उनके मन में भी एक भय पैदा हो कि अगर ब्रिटिश को हम समर्थन देंगे तो हमारी भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो ये बहुत भयानक स्थितियां बन गई थी आवा में। आवा जो कि 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर रियासत में क्रांति का केंद्र था, और क्रांति जो घटित हो रही थी उसका नेतृत्व प्रदान कर रहा था ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि बहुत ही प्रतापी, बहुत ही यशस्वी सामंत माना जाता था। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी की हार हो गई, तो ये हार इसको बचेगी तो नहीं, डाइजेस्ट होगी क्या, इतना बड़ा अधिकारी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल है राजपूताना एजेंसी का, और उसी की हार हो गई, तो ये हार इसको डाइजेस्ट नहीं हुई। इस वजह से इसने होम्स, एक अंग्रेज अधिकारी था होम्स, इसके नेतृत्व में एक सेना भेजी, अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखें लिखी हुई है कि आवा की क्रांति का दमन कब हुआ, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 22 जनवरी 1858 को होम्स आवा में आता है, बड़ी सेना लेकर आता है और क्रांति को कुचल देता है। जब ऐसा लगता है ठाकुर कुशाल सिंह को कि अब बचने के चांस कम है या फिर आवा के किले को बचाने के चांस कम है, तो वो तो वहां से निकल जाता है सेना वगैरह लेकर, और जो किले का भार है वो अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप देता है। उसके बाद में होम्स आवा के किले पर अधिकार कर लेता है, तहस नहस कर देता है आवा के किले को, जनता पर अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक माता का मंदिर था और एक माता की मूर्ति थी दोस्तों आवा के किले में। आवा के किले में ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता की मूर्ति थी, और ऐसा कहा जाता है ये जो माता थी इसके 10 तो सिर थे। कितने सिर थे? 10, और इसके दोस्तों थे 54 हाथ। 10 सर और 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता, जो कि ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। इस ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी को ये होम्स ले जाता है पहले अजमेर, उसके बाद में ले जाता है पाली। तो ये बहुत लंबे टाइम तक भारत आजाद भी हो गया था, तो उस समय तक भी ये पाली संग्रहालय में रही थी सुगाली माता की जो मूर्ति है वो।
उसके बाद में वसुंधरा राज्य सरकार ने सुगाली माता की जो मूर्ति है उसको आवा के किले में प्रतिष्ठित करवाया और आवा का जो खोया हुआ सम्मान था वो वापस उसे लौटाने का कार्य किया। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जब आवा में क्रांति का दमन हो जाता है 22 जनवरी 1858 को, तो खुशहाल सिंह की क्या स्थिति रहेगी ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है लेकिन जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसी वजह से मैं आपके साथ इन जानकारियों को वीडियो लंबा होते हुए भी साझा करना चाहता हूँ। ठाकुर खुशहाल सिंह दोस्तों, जब आवा में क्रांति का दमन हो जाता है मेजर होम्स के द्वारा, तो ठाकुर खुशहाल सिंह पहुंच जाता है दोस्तों कोठारिया रियासत में। कोठारिया रियासत के जो ठाकुर है, जो सामंत हैं, ठाकुर जोध सिंह खुशहाल सिंह को संरक्षण प्रदान करते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, इनको अपने रियासत अपने ठिकाने पर रखते हैं, भोजन पानी वगैरह की व्यवस्था और कोई समस्या नहीं आने देते हैं। तो पूरी तरीके से जोध सिंह जो कोठारिया के सामंत हैं पूरी तरीके से ठाकुर खुशहाल सिंह का समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से साथ देते हैं। उसके बाद में ठाकुर खुशहाल सिंह कोठारिया से चले जाते हैं सलूमगढ़ पड़ता है दोस्तों राजसमंद में। और सलूमगढ़ के जो सामंत थे इनका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। केसरी सिंह सन 1857 की क्रांति के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह की किन ठिकानेदारों ने सहायता की थी और किन ठिकानेदारों ने उनको शरण दी थी? तो कोठारिया की जोध सिंह, सलूमगढ़ के केसरी सिंह, इन्होंने इसको शरण दी थी। उसके बाद में क्या हुआ, 1860 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने कि ठीक है बहुत ज्यादा लड़ लिए, अब सरेंडर कर देते हैं 1860 में। 1857 की क्रांति में आवा में ठाकुर खुशहाल सिंह की क्या भूमिका रही इसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन होता है और उस आयोग का नाम भी अपने को याद रखना है। उस आयोग का नाम है दोस्तों मेजर टेलर आयोग। इस आयोग का गठन होता है खुशहाल सिंह की जांच करने के लिए। 1857 की क्रांति के दौरान जो उनकी भूमिका रही उसकी जांच करने के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन होता है। मेजर टेलर आयोग ठाकुर खुशहाल सिंह को बरी कर देता है। उसके बाद में ठाकुर खुशहाल सिंह उदयपुरी रहते हैं और 25 जुलाई, हालांकि ये डेट अपने को याद नहीं रखनी है, रखो तो भी अच्छा नहीं रखो तो और अच्छा, 25 जुलाई 1864 को उदयपुर, कहां पर, उदयपुर में ही ठाकुर खुशहाल सिंह का निधन हो जाता है। ये हमने आवा में जो क्रांति घटित हुई थी उसके बारे में पढ़ा। जोधपुर लीजियन का क्या योगदान रहा, एरनपुरा छावनी की क्या स्थिति रही, जोधपुर रियासत की क्या भूमिका रही, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास, काले गोरों का युद्ध, ये सारी चीजें अपने ने डिस्कस की। ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में, केसरी सिंह, जोध सिंह, बहुत सारी चीजें अपने ने डिस्कस की। तो वीडियो की लेंथ मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी होती चली जा रही है, तो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है क्रांति जो आगे घटित होगी इसके बाद में घटित होगी दोस्तों कोटा में, फिर धौलपुर में पढ़ेंगे हम, उसके बाद में हमारा लास्ट रहेगा टोंक में। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ें। वीडियो को आपने देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।